नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो 7वें और 8वें पे कमीशन के बीच का गठजोड़ वाला वीडियो है। दोस्तों वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। जो मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर 2.57 से लेकर के 2.81 तक का है, उसके बारे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 7वें पे कमीशन में नीचे लेवल के जो कर्मचारी थे या जो सिपाही थे, उनको 2.57 का फैक्टर दिया गया था, और जैसे जैसे अधिकारी का रैंक बढ़ता गया, ओहदा बढ़ता गया, एपेक्स लेवल तक जब पहुंचा तो उनको 2.81 तक का भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया था 7वें पे कमीशन में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर बोल रहा है, जिसको आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जैसे जैसे ओहदा बढ़ता गया वैसे वैसे जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है उसको बढ़ाया गया था। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वें पे कमीशन के बारे में, और एक टर्म यूज किया गया है दोस्तों, वो टर्म है इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी कि तर्कसंगत सूचकांक, जिसको दिखा करके, जिसको बता करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि जो नीचे लेवल के 2.57 दिया गया, ऊपर लेवल को 2.81 दिया गया, वो किस तरीके से सही दिया गया था, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन 8वां पे कमीशन में इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं हो। 8वां पे कमीशन में जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं या जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, उनको घाटा ना हो, इसके लिए सही मायने में जो इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन यानी कि तर्क संगत सूचकांक है, वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, 8वां पे कमीशन जब आए तो ऐसे आए। इसमें सबसे पहले मैं आपको 7वां पे कमीशन के बारे में बताऊंगा, जो भारत सरकार का लेटर बताता है कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। जी हां, जो जवान या लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनको दिया गया था 2.57। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे लेटर दिखाऊंगा आपको, लेटर बोलता है। और जो जेसीओज हैं या PB2 से 3 तक के कर्मचारी हैं, उनको 2.62 दिया गया था। ये मैं सर्विंग वालों की बात कर रहा हूं, पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आगे दोस्तों, जो अपर लेवल और कुछ उनको PB3 के जो थे, उनको 2.67 दिया गया था, और जो हायर ऑफिसर्स थे, एपेक्स लेवल थे, उनको 2.72 से लेकर 2.78 से लेकर 2.81 तक का भी मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। चलिए, मैं अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं वो लेटर के बेस पे बोल रहा हूं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको लेटर दिखाता हूं। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का, भारत सरकार का ये लेटर है। पेंशन से जुड़ा हुआ, पेंशन एंड पॉलिसी से जुड़ा हुआ लेटर है। अब दोस्तों, इस लेटर में बहुत सारी चीजों का रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया था। सेना भवन से यह लेटर जारी किया गया था। अब इस लेटर में जब कई विषयों के ऊपर सवाल पूछे थे, जिसमें से एक सवाल था 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, इशू क्या था? फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओज इज only 2.57 and for officers it is 2.81। यानी कि जवानों के लिए सिर्फ 2.57 का फैक्टर दिया गया और ऑफिसर्स के लिए 2.81 का फैक्टर दिया गया। इस सवाल को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जो आप ये देख पा रहे हैं, स्टेटस करके यहां लिखा हुआ है। इसके अंदर रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण है। अब रक्षा मंत्रालय ने क्या बोला है? द 7th CPC हैज applied on index of rationalization while making announcement of levels from pay band 1 to 2, 2 to 3 and 3 onwards। यानी कि जब 7th पे कमीशन का जो है रिवीजन किया गया तो रैशनलाइजेशन किया गया, इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन को इस्तेमाल किया गया। जैसे 1 से 2, पे बैंड 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ऊपर अलग अलग दिया गया। यानी कि आप देखिए, एट द PB1 दिस इंडेक्स इज 2.57। यानी कि जो भी जवान हैं, PB1 में जवान आते हैं, उनको 2.57 दिया गया है। इंक्रीजिंग टू 2.62 टू पर्सनल इन PB2, ये जेसीओज के लिए है, जेसीओज के लिए 2.62। आगे फिर PB3 में 2.67, जिसमें कुछ ऑफिसर्स के कैटेगरी आते हैं,
और आगे रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंटली हायर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी कि जैसे जैसे ऊपर के ग्रेड है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए बढ़ता गया। इस तरीके से इसमें जवाब दिया गया, जो जस्टिफिकेशन दिया गया। और आगे जो कुछ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 2.72 दिया गया, और एपेक्स लेवल यानी कि सबसे ऊपर का जो लेवल होता है उनको जो है 2.81 दिया गया। और फॉर द सर्विसेज चीफ्स यानी कि जो सर्विसेज के चीफ्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनको 2.78 दिया गया है। तो रक्षा मंत्रालय अपने इस लेटर से खुद ही ये खुलासा करता है कि हाँ, जवानों को कम दिया गया था, 2.57 करके दिया गया था, जेसीओ को 2.62 करके दिया गया था। जो सर्विंग जेसीओ है उनकी बात हो रही है, या रिटायर्ड वालों की बात नहीं हो रही है, तो उनको 2.62 दिया गया था। इसी हिसाब से आगे जैसे जैसे रैंक ऊपर बढ़ता जाता है उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो ऊपर का लेवल है, सबसे ऊपर का लेवल है, उनको 2.81 तक का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। तो आप सबने देखा दोस्तों कि लेटर में किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, और एक टर्म इस्तेमाल किया गया जो कि इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन यानी कि तर्कसंगत सूचकांक, अगर हिंदी में हम बोले तो। अब आपको मैं समझाता हूं। जो PB2 यानी कि जो सिपाही थे उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका OROP 1 में पेंशन फिक्स किया गया था 17 साल के। मैं एग्जांपल के तौर पे सिपाही यानी कि सारे जवानों को मैं ले रहा हूं, यहां पर सिपाही, नायक, हवलदार सभी को ले रहा हूं। उनका दिया गया था सिपाही को 6,665 रुपए। अगर उसको 2 से हम गुणा कर दें, अगर उसको पेमेंट में कन्वर्ट करें, ये पेंशन था तो पेमेंट में कन्वर्ट करें तो एक अंदाजतन आंकड़ा है, ये 13,330 बनता है। और वहीं अगर मैं कर्नल साहब की बात करूं तो कर्नल का जो PB4 में जो OROP 1 में दिया गया था एवरेज पेंशन 36,130, उसको अगर मैं डबल कर दूं यानी कि मैं पेमेंट में ले जाऊं तो वो बनता है 72,260 रुपए। अब दोस्तों ये तो था OROP 1 का फिक्सेशन। OROP 1 में उस समय में दोनों जो पेमेंट हैं, एक सिपाही और एक कर्नल साहब का, तो उसका डिफरेंस होता था 58,930 रुपए। अब यहां पर आप समझिए, अब सिपाही को दिया गया है मल्टीप्लीकेशन 2.57, जिससे उनका 7th पे कमीशन के बाद पेमेंट बनता है 34,258 रुपए। अब दोस्तों वहीं पर कर्नल साहब को जो मल्टीप्लीकेशन दिया गया है PB4 को, वो जो आपने लेटर देखा वहां ये चीज लिखा हुआ था, तो उस लेटर के हिसाब से 2.72, अगर 2.72 कर्नल साहब का है तो आगे उनका बनता है 1,96,547 रुपए। अब दोनों अमाउंट में डिफरेंस बन जाता है 1,62,289 89 रुपीज। अब दोस्तों देखिए, 7th पे कमीशन से पहले का जो डिफरेंस था वो कितना था, 58,930 रुपीज, और 7th पे कमीशन के बाद का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 1,62,289 रुपीज। यानी कि जो खाई है, जो गहराई है, जो गैप है वो बढ़ गया 7th पे कमीशन में। चूंकि ये जो ऑलरेडी उनका ज्यादा हुआ करता था, ऑलरेडी सिपाही से यानी कि जवानों से ज्यादा होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी ऊपर से ज्यादा जब दिया गया तो जो डिफरेंस है वो और ज्यादा हो गया, यानी कि जो खाई है, जो डिफरेंस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो लेटर आपने देखा उस तरीके का लेटर जारी किया गया कि इस तरीके से दिया गया, और वहां पर इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि तर्कसंगत सूचकांक की बात की गई है। ये कैसे हो सकता है तर्कसंगत सूचकांक? क्या गैप को और ज्यादा करना ये तर्कसंगत सूचकांक कैसे हो सकता है? तो 8वां पे कमीशन जब भी आए, अभी तक घोषणा नहीं हुई है, ना ही सरकार ने ऐसे कोई संकेत दिए हैं कि 8वां पे कमीशन गठन होगा, इस टाइम में होगा, लेकिन बावजूद इसके या तो 8वां पे कमीशन आएगा या तो अलग तरीके का कोई ना कोई फिटमेंट बैठना है 2026 तक। तो वहां जब बैठे तो किस तरीके से बैठे कि जो गैप है, जो खाई है वो कम हो। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात जो ये बताया गया है, इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी कि 8वें पे कमीशन का तर्कसंगत सूचकांक क्या होना चाहिए ताकि जो गैप है वो कम हो, जो खाई बढ़ता चला जाए, वो कभी भी रैशनलाइजेशन तर्कसंगत इंडेक्स नहीं हो सकता है। तर्कसंगत इंडेक्स कैसे हो सकता है? आज के डेट में मैं आपको बताता हूं। PB2 यानी कि सिपाही, जिसका 18,807 रुपए पेंशन है, 17 साल की मैं सिपाही की बात करूं तो, मैं अगर सिपाही की बात कर रहा हूं तो नायक, हवलदार सभी आपको उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा अपने आप को। तो अगर 18,807 रुपए एक सिपाही का आज के डेट का पेंशन है तो उसको डबल करके मैं उसका पेमेंट लेके चलता हूं 37,614 रुपए मान के चलते हैं। और एक कर्नल साहब का OROP 2 का जो बेसिक पेंशन है 56 साल के तक, 33 साल से ऊपर वाले कर्नल का मैं निकाला है, OROP 2 के आंकड़े हैं ये 1,05,175 रुपए।
दोस्तों 1,05,175 को अगर डबल यानी कि पेमेंट में मैं कन्वर्ट करूं तो 2,10,350 रुपए होता है। तो तर्कसंगत जो सूचकांक होता है ये होता है कि जवान को 2.81 दिया जाए, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया है। उस गैप को अगर कम करना है, अगर सही मायने में तर्कसंगत सूचकांक को लागू करना है, तो जवान मतलब जवान हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, उनको 2.81 दिया जाए और अधिकारियों को 2.57 दिया जाए, ताकि जो गैप है वो कम हो सके। यहां कई सारे इस बात को लेकर के शायद शिकायत उनके मन में होगी कि कैसे ऑफिसर्स को क्यों कम, क्यों जवानों को ज्यादा, क्योंकि आपने 7th पे कमीशन में देखा था कि किस तरीके से ज्यादा को और ज्यादा देकर के गैप बढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं उसको अगर रैशनलाइज करना है, उसको अगर तर्कसंगत सूचकांक में लाना है, तो ये करना पड़ेगा 2.81 जवानों को और 2.57 ऊपर लेवल के जितने अधिकारी हैं उनको करके अगर ये किया जाता है। तो जब 7th पे कमीशन लागू किया गया था दोस्तों दिसंबर 2015 में, जो डीए का परसेंटेज था वो 119% है। लेकिन जब 8th पे कमीशन आने का समय होगा, जब जून 2026 की मैं बात करूं, तो तब तक हमारा डीए सिर्फ 62% या 65% के करीब ही पहुंचा होगा। इस वजह से मैं 1.81 ले रहा हूं यहां पर। तो जवान को अगर 1.81 में किया जाए तो उनका पेमेंट 37,614 का 1.81 से मल्टीप्लाई करके 68,081, यानी कि अगर इसको मैं पेंशन में कन्वर्ट करूं तो लगभग 34,000 रुपए एक जवान का बेसिक पेंशन बनेगा। और अगर इसी को मैं अगर ऑफिसर्स में करूं तो ऑफिसर्स के अगर एक कर्नल साहब का 2,10,350 रुपए उनका अगर आज के डेट में पेमेंट है, पेमेंट मान लेता हूं मैं, तो उनको अगर 1.57 करूं, यहां पर 1.81 1.57 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डीए का परसेंटेज कम रहेगा 2026 में, और 2015 में डीए का परसेंटेज ज्यादा था, तो आप शायद समझ गए होंगे। अब इसको अगर मैं 1.57 से करूं तो जो अधिकारी का यानी कर्नल साहब का जो पेमेंट बनेगा वो 3,30,000 रुपए बनेगा, और इसको अगर पेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, लगभग 1,65,70,000 के करीब उनका पेंशन बनेगा। तो अगर ये गैप फिर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगा फिर भी, लेकिन फिर भी ज्यादा को अगर ज्यादा दिया जाएगा और कम को अगर कम दिया जाएगा तो गैप तो बढ़ेगा। इसलिए अगर इस गैप को सही मायने में अगर तर्कसंगत सूचकांक में लाना है, इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन में लाना है, तो ये करना पड़ेगा। तो 8वें पे कमीशन में कहीं ना कहीं इस तरीके का फिटमेंट बैठाया जाए, ताकि जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं या जो सिपाही हैं, नायक हवलदार हैं, उनको भी कुछ ऐसा फायदा मिले जो उनको ना लगे कि गैप बढ़ रहा है, खाई बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उन चीजों को कम करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपस में जो है दूरियां जो है कम करने की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब हर चीज में, चाहे वो फाइनेंशियल चीजें हो, चाहे वो काम करने के तरीके हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क में जो एनवायरनमेंट होते हैं उसकी चीज हो, हर चीज में अगर हम गैप्स कम करेंगे तब जाकर के ही वो तर्कसंगत जो है सूचकांक बैठ पाएगा, या जो है इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन बैठ पाएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और जस्टिफिकेशन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।